टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स क्या है कि ये डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स हैं जिन पे हम वेव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कहता है कि जो आपकी सिंपल साइन वेव होती है उनकी 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उसका एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होती है और फेज होता है। ये दो चीज़ें एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी तो हम टाइम डोमेन में शो करा देते हैं, लेकिन उसका जो फेज होता है ये हम उसमें शो नहीं कराते। बहरहाल कहता है कि जो टाइम डोमेन, इसकी डेफिनेशन ये है कि टाइम डोमेन प्लॉट शोज चेंजेस इन सिग्नल एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम है हमारा, तो इसके रिस्पेक्ट से जितनी उसमें चेंज आ रही है उसके एम्पलीट्यूड में या उसकी फ्रीक्वेंसी में, वो हम शो करवाते हैं। और ये जो दूसरा वाला ग्राफ है इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ बोलते हैं। ये किस लिए यूज़ होता है और बेनिफिशियल क्या होता है इसको अभी हम आगे देखते हैं। बहरहाल ये इन्होंने इस वेव को, ये वाली जो वेव थी, इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी डोमेन पे। ओके, तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन इज़ मोर कम्पैक्ट एंड यूजफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद मोर देन साइन वेव्स। हाँ जी, जब ज़्यादा साइन वेव्स होंगी, यानी कि कंपोजिट सिग्नल जैसे हमने देखा था, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है ये ज़्यादा कम्पैक्टफुल है और यूज़फुल है। कहता है कि शोज एग्जाम्पल के तौर पे हमने आगे देखना है ग्राफ में। कहता है कि शोज 3 साइन वेव्स ईच विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्पाइक्स इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब यहाँ पे आप देखें कि ये है एक टाइम डोमेन की रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफ को देखें कितना कंफ्यूजिंग है, कोई समझ नहीं लग रहा कि कौन सी वेव क्या किधर जा रही है, क्या कर रही है। वहीं पे अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन पे इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ यूँ है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ हैं। ये 0, 8, 16 ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं और ये 5, 10, 15 एम्पलीट्यूड्स हैं। तो ये दिखा रहा है कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी 8 है उसका एम्पलीट्यूड 10 है, जिसकी 16 है उसका 5 है, जिसकी 0 है फ्रीक्वेंसी 0 वाली ये है 15 वाली। ये जो सीधी लाइन जा रही है ना, क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रही, तो इस वजह से कोई इसका साइकिल ही नहीं है, इस वजह से ये एक 0 फ्रीक्वेंसी वाली वेव है हमारी। तो ये इन्होंने फ्रीक्वेंसी डोमेन पे रिप्रेजेंट किया हुआ इसको। इस वजह से ये कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला प्लॉट जो ग्राफ हम बनाते हैं ये ज़्यादा कम्पैक्टफुल है, यूज़फुल है जब हम एक से ज़्यादा वेव से डील कर लेते हैं। ओके, कंपोजिट सिग्नल को हम पहले भी देख चुके हैं, अगेन इसको पढ़ लेते हैं कि जो सिंगल साइन वेव होती है, बेसिकली ये कि कंपोजिट सिग्नल की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो सिंगल साइन वेव जो होती है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकती है। ऑफ कोर्स वही बात मैंने भी शुरू में बताई थी। तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल साइन वेव्स को मिला के एक जो है वेव बनाते हैं जो कि कंपोजिट सिग्नल कहलाता है, और उसमें फिर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकते हैं। कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पावर कंपनी, जो हमने ये बिजली वाला देखा था पीछे, एक न्यूमेरिकल भी था, वो हमें जो फ्रीक्वेंसी भेजती है वो 60 हर्ट्ज़ होती है, ठीक है। तो वो बहुत सारे घरों में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो जो 60 हर्ट्ज़ का सिग्नल होता है बेसिकली वो क्या होता है, एक कंपोजिट सिग्नल होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको कंपोजिट सिग्नल की एक पीरियोडिक सिग्नल की एग्जाम्पल दी है। अच्छा, ये जो कंपोजिट सिग्नल है ये भी अगेन या पीरियोडिक भी हो सकता है या फिर नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे आपको एक सिग्नल दिखाया हुआ है इन्होंने, कंपोजिट सिग्नल। अब यहाँ पे देख के तो सिंपल ही लग रहा है, और ये थोड़ा सा डिजिटल सिग्नल से भी मिल रहा है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल में कुछ वैल्यूज़ इस तरीके से चेंज होती हैं। इन्होंने यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन से शो भी कराया हुआ है, ये बेसिकली इस तरीके से होता है। अब ये बना हुआ कैसा है यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये थे 3 वेव्स, ठीक है, ये रेड, ब्लू एंड ब्लैक, ये 3 वेव्स थी जिनको हमने इकट्ठा करके कंपोजिट करके ये वाली वेव फॉर्म बनाई थी। तो ये इस तरीके से मतलब कंपोजिट सिग्नल जो है वो बनता है, और इसको फिर इन्होंने फ्रीक्वेंसी डोमेन पे भी जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, अब बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ कहता है कि एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम नेटवर्क की परफॉर्मेंस को, कि हमारा नेटवर्क कितना अच्छा है, मेजर कर सकते हैं। बैंडविड्थ 2 टाइप्स की जो है वो होती है, 2 टाइप्स की नहीं होती, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ मीनिंग चेंज। अच्छा, तो बैंडविड्थ इन हर्ट्ज़ हो सकती है, ठीक है, या फिर बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड। अब हर्ट्ज़ से आपको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एनालॉग सिग्नल्स की होती है। तो जब हम एनालॉग सिग्नल्स के बारे में, वैसे डिजिटल की भी हो सकती है बट यूजुअली एनालॉग सिग्नल, तो एनालॉग सिग्नल्स से जब हम डील कर रहे होंगे तो हम बैंडविड्थ इन हर्ट्ज़ बोलेंगे, और जब हम डिजिटल डाटा पे की बात कर रहे होंगे, बिट्स की फॉर्म में डाटा की बात कर रहे होंगे, तो देन हम बैंडविड्थ इन बिट्स पर सेकंड के हिसाब से देखेंगे। ओके, अब बैंडविड्थ होती क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज कंटेंट इन अ कंपोजिट सिग्नल, ठीक है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये है कि ये F, 3F, 9F ये डिफरेंट, तो F से लेकर 9F इसकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये रेंज है। अब बैंडविड्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज बैंडविड्थ इज नॉर्मली द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 2 फ्रीक्वेंसीज, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी हमारे सिग्नल में और जब सबसे छोटी होगी, उससे अब उनको सब्ट्रैक्ट करके हम अपनी बैंडविड्थ निकालते हैं। तो ये इन्होंने एक सिग्नल दिया है जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 1000 से लेकर 5000 तक है। तो हमने बैंडविड्थ कैसे निकाली, 5000 से
सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 1000 माइनस की है तो हमारे पास 4000 हर्ट्स इसकी जो है वो बैंडविड्थ आ गई। बैंडविड्थ भी हर्ट्स में होगी। अच्छा, और यहाँ पे एक और सिग्नल बताया हुआ है, इसको उन्होंने थोड़ा सा नॉन पीरियोडिक सिग्नल को जो है क्या बताया हुआ है कि उसमें कैसे होगा। तो उसमें भी अगेन ऐसे ही होता है कि हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हैं तो हमारे पास उसकी बैंडविड्थ आ जाती है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने कहा है कि सॉल्व करनी है हमने। कहते हैं कि एक पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है, डिकम्पोज इनटू 5 साइन वेव्स, और इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थी, 100 थी, 300, 500, 700 एंड 900। तो इसकी बैंडविड्थ क्या होगी, ठीक है। वो कहते हैं ड्रा द स्पेक्ट्रम अज्यूमिंग ऑल कंप्यूटर्स हैव, इसको कंप्यूटर स्पेक्ट्रम से मुराद है, इसको आपने जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन जो ग्राफ था उस पर रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। 10 वोल्ट की सबका एम्पलीट्यूड था कि आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड ना बार बार ड्रा करना पड़े। ये अगर हम पीछे जाके देखें तो यहाँ पे आप देखें ना, इनकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, रेड का डिफरेंट है, मतलब हाइट डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ईज़ के लिए सिर्फ कह दिया कि एम्पलीट्यूड सबका सेम है। बहरहाल तो हमने कैसे देखना है, हमने ये नहीं देखना कि उसमें कितनी है वो फ्रीक्वेंसी, हमने सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखनी है और सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी देखनी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी से छोटी माइनस कर लेंगे तो हमारे पास उस नेटवर्क की बैंडविड्थ आ जाएगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सिंपल है, चूँकि एम्पलीट्यूड सबका सेम है तो एक वर्टिकल लाइन लगानी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। यहाँ पे आपने 10 वोल्ट लिख लिया उसका जो, ठीक है। इसी तरीके से फिर डिफरेंट स्टेजेस पे आपने स्पेस दे के लाइन्स लगा देनी तो ये आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, अच्छा, ये थे एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? In addition to being represented by analog signal, information can also be represented by digital signal। ठीक है, शुरू में हम देख चुके हैं, एग्जांपल है 1 के। वो कहता है कि फॉर एग्जांपल डिजिटल सिग्नल, मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं यूजुअली। तो 1 को हम क्या बोल सकते हैं कि एज अ पॉजिटिव वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। 0 को जो है वो 0 वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल में 2 से ज़्यादा भी लेवल्स हो सकते हैं बट यूजुअली 2 ही होते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल है वो ये अगेन स्टेप्स में चेंज हो रहा है। और इसमें जो हमने अभी कहा था कि जो बैंडविड्थ है वो हमने बीपीएस में देखनी होती है, यानी बिट्स पर सेकंड में। तो इसमें कुछ यूँ है कि एक सेकंड में जितने बिट्स भेजे जा रहे हैं, एक सेकंड में जितने बिट्स भेजे जा रहे हैं उनको हम उसको क्या बोलते हैं, बिट रेट भी बोलते हैं और बैंडविड्थ भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ी सी बात कहता है कि इन जनरल इफ़ अ सिग्नल हैज़ एल लेवल्स, ईच लेवल नीड्स log 2 L बिट्स, सो वी कैन सेंड log 2 बिट्स, एक बिट पर लेवल। इसका मतलब यह है कि उसके जितने भी डिफरेंट लेवल्स हम यहाँ पे हम देखें तो 2 लेवल, लेवल 1 और लेवल 2 हैं, ठीक है। ये लेवल 1 और 2 को आप एम्पलीट्यूड समझ लें कि एम्पलीट्यूड के लेवल्स हैं। तो कहते हैं कि हर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने यूनिक डिजिट्स चाहिए। तो अब 2 लेवल्स हैं तो बेसिकली हर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 1 बिट चाहिए, ठीक है। तो 1 0 1 0, इस वजह से एक लेवल 1 के लिए उन्होंने 0 को यूज़ किया और लेवल 2 के लिए 1 को यूज़ किया। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास जो है हमारे लेवल्स हैं वो 4 हो गए, तो फिर हर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 बिट्स चाहिए। आप देखें यहाँ पे 2 के इन्होंने कम्बिनेशन यूज़ किए हुए हैं इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हमने एक जो है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल कहता है कि सिग्नल है उसके 8 लेवल्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जितने लेवल्स हैं वो 2 के कितनी पावर बनते हैं, ठीक है। तो 2 8 का हमें पता है कि 2 रेज़ पावर 3 8 होता है। तो इस तरीके से भी हम उसके यूनिक बिट्स फाइंड कर सकते हैं कि हर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए। कहते हैं डिजिटल सिग्नल हैज़ 8 लेवल्स, कि हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल। तो नंबर ऑफ बिट्स, इस फार्मूला को हम यूज़ करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 बिट्स। ओके, अब यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया कि अगर हमारे लेवल्स 9 है, ठीक है, तो फिर हम क्या करें, क्योंकि 9 तो 2 की कोई पावर नहीं बनती, ठीक है। तो उसको हम ये करते हैं कि फिर हमारे पास अगर आंसर ऐसे आ रहा है जैसे कि 3.17 आ रहा है, तो हम उसको फिर अगले जो 2 की पावर होती है उससे अगली उसमें चेंज कर दें तो 4 बिट्स, ठीक है। तो हम 4, अगर 9 लेवल्स होंगे तो हमें हर लेवल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, बिट रेट अगेन वही चीज़ है कि नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, जो कि अभी हम आके देख चुके हैं, ठीक है। मोस्टली नॉन पीरियोडिक 10 पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर नॉट, वही बात की, जो कि नॉन पीरियोडिक होते हैं, इस वजह से पीरियड और फ्रीक्वेंसी से हम उन डिजिटल सिग्नल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो बिट्स पर सेकंड को या बिट रेट को हम यूज़ करते हैं। और ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें 2 लेवल्स थे, 8 बिट्स पर सेकंड इसकी जो बैंडविड्थ थी, यहाँ पे 4 लेवल थे, 16 बिट्स इसकी। ये तो देखने से समझ आ रहा है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। बहरहाल अच्छा, ये वही बात है सारी जो हमने पीछे पढ़ चुकी है, इसमें कोई चीज़ न्यू नहीं है।
ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहता है कि हमने डाउनलोड करना है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसके 100 पेजेस हैं और 100 पेजेस पर सेकंड की स्पीड पे हमने उसको डाउनलोड करना। तो कितनी जो है बिट रेट या बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है ऑफ द चैनल मतलब कि जिस नेट के थ्रू, जिस वायर के थ्रू हम उसको डाउनलोड कर रहे हैं, इस तरीके से समझ लें। अच्छा, एक पेज में कहता है कि 24 लाइंस होती हैं, ठीक है, एक लाइन में 80 कैरेक्टर्स होते हैं और एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 8 बिट्स चाहिए। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिट रेट या बैंडविड्थ आ जाएगी। तो 100 पेजेस थे, 24 लाइंस थी हर पेज में, 80 कैरेक्टर्स थे हर पेज में एंड हर लाइन में, एंड हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स थे। तो जब हमने सब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.536 मेगाबिट्स पर सेकंड की बैंडविड्थ आ गई। मतलब इतनी अगर हमारी स्पीड हो तो हम इस जो 100 पेजेस वाली डॉक्यूमेंट है इसको 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कहते हैं, एक और एग्जांपल है, कहता है कि डिजिटाइज्ड वॉइस चैनल इज मेड बाय 4 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ एनालॉग सिग्नल, ठीक है। हमने एक एनालॉग सिग्नल था, 4 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी थी उसकी, उसको हमने डिजिटाइज किया, मतलब डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया। वो कहते हैं कि वी नीड टू सैम्पल द सिग्नल एट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जितनी भी उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके डबल हमें जो है वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना है। कहते हैं कि वी अज्यूम दैट ईच सैम्पल रिक्वायर्स 8 बिट्स, ठीक है। और इसने ये बिट्स थे हर सैम्पल को ये खुद ही बता दी, तो हमने सिर्फ बिट रेट फाइंड करना है। कैसे करना है? 3 नंबर्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर्स को, उसकी फ्रीक्वेंसी को और बिट्स जितनी ज़रूरत है। यहाँ पे हमने किया है मल्टीप्लाई 4000 बाई 8। ये 2 क्यों आया? क्योंकि हमने ट्वाइस करना था ना, ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 2 टाइम्स करना था। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 64 किलोबिट्स पर सेकंड। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल है आगे। एचडी टीवी जो आपकी ये एलईडी टीवी वगैरह होते हैं, इनमें वो कहता है कि हमने फाइंड करना है कि कितना बिट रेट चाहिए हमें। अगर उसकी रेशियो ये है 16:9, जो कि आपके रेक्टेंगल शेप की जितनी भी स्क्रीन होती हैं इस तरीके से उनकी रेशियो जो है 16:9 होती है। अच्छा, तो हमें उसने ये भी बता दिया कि उसकी रेजोल्यूशन क्या है, 1920 बाई 1080 पिक्सल उसकी रेजोल्यूशन है, ठीक है। और रिन्यूड 30 टाइम्स पर सेकंड। रिन्यूड 30 टाइम्स क्या होते हैं? रिफ्रेश रेट होता है, या ये भी हर्ट्ज में होता है। तो ये डिफरेंट स्क्रीन का डिफरेंट होता है। उसने कहा कि हमारी जो स्क्रीन है वो 30 टाइम रिफ्रेश हो रही है 1 सेकंड में। तो हमने फाइंड करना है इसका बिट रेट। कैसे करेंगे? 19 ये हमारी रेजोल्यूशन हो गई, ठीक है। 30 उसका बिट रेट हो गया, और 24 यहाँ से आया था। वो कहता है कि 24 बिट्स रिप्रेजेंट 1 कलर पिक्सल, ठीक है। तो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए 24 बिट्स चाहिए थे, इस वजह से हमने 24 यहाँ पे लिख दिया। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया, सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 1.5 Gbps। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर हो तो हमारी स्क्रीन लैग्स करने लग जाए। इस वजह से कहता है कि जो टीवी स्टेशन होते हैं ये इस बिट रेट को रिड्यूस करके 20 to 40 मेगाबिट्स पर सेकंड पे ले आते हैं, कंप्रेशन करके, उसको कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके कंप्रेस कर देते, छोटा कर देते हैं। ओके, बिट लेंथ एंड बैंडविड्थ। बिट लेंथ क्या है? कहता है कि प्रोपोगेशन स्पीड और बिट ड्यूरेशन है। मतलब कहता है कि कॉन्सेप्ट है, हमने वेव लेंथ के बारे में पढ़ा था एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो डिजिटल डाटा के लिए क्या होगा? डिजिटल डाटा के लिए इसे कहते हैं कि वी कैन डिफाइन समथिंग सिमिलर फॉर डिजिटल सिग्नल, द बिट लेंथ। द बिट लेंथ इज द डिस्टेंस वन बिट ऑक्यूपाइज ऑन द ट्रांसमिशन मीडियम। मतलब एक बिट जितना डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर हम एक वेव को देखें तो ये वाला जो डिस्टेंस है एक बिट जितना कवर कर रही है, ठीक है। इसको उन्होंने बोल दिया है इसकी बिट लेंथ या बैंडविड्थ, बिट लेंथ। हाँ, बैंडविड्थ तो वो डिफरेंट थी ना बिट्स पर सेकंड वाली, तो ये इसकी बिट लेंथ होगी। ओके, अब यहाँ पे डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल, कंपोजिट एनालॉग सिग्नल के तौर पे भी देख सकते हैं। वो होते नहीं है एनालॉग सिग्नल, बट हम कह सकते हैं। फोरियर एक साइंटिस्ट बंदे कह रहा हूँ, साइंटिस्ट का नाम है, जिसने एक एनालिसिस किया था कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सिग्नल है डिजिटल, तो उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं मल्टीपल साइन वेव्स के कम्बिनेशन में। कहते हैं कि जो मतलब ये है कि जो डिजिटल सिग्नल जो कि हमें शार्प लग रहा है, जैसे कि ऐसे अगर शार्प लग रहा है, ठीक है, तो वो होगा क्या? असल में बहुत सारी साइन वेव्स का कम्बिनेशन भी हो सकता है। इस तरीके से कहता है कि मैंने वीडियो कर दे रहा है, ठीक है, इट अपेयर्स एज हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, जीरोज एंड वंस। और ये मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के तौर पे होता है ना डिजिटल सिग्नल, तो वही बात कर रहे हैं। कहता है कि बिकॉज अ परफेक्ट डिजिटल स्क्वायर है सिग्नल या स्क्वायर वेव हैज़ शार्प एजेस, ठीक है, शार्प एजेस होते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से इसको इन्फिनिट हार्मोनिक साइन वेव्स टू बिल्ड इट। मतलब अगर हमने जो है क्या देखा था वो कि जो एनालॉग सिग्नल था उसमें कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही थी, इन्फिनिट वैल्यूज़ थी। तो अगर हमने एक डिजिटल सिग्नल बनाना है कुछ इस तरीके से शार्प एजेस वाला, तो उसके लिए भी हमें इन्फिनिट साइन वेव्स कह लें, इन्फिनिट वैल्यूज़ कह लें, वो हमें जो है ज़रूरत पड़ती है उस शार्प एजेस वाले डिजिटल सिग्नल को बनाने के लिए।
कहते हैं कि दिस मीन्स अ परफेक्ट डिजिटल सिग्नल रिक्वायर्स इन्फिनिट बैंडविड्थ अभी हम पीछे देख चुके हैं कि उसकी इन्फिनिट बैंडविड्थ होनी चाहिए। एक परफेक्ट डिजिटल सिग्नल होता है। इसको अभी ग्राफ से देखने से समझ लग जाएगी। अच्छा, अब ये जो कहता है कि वर्टिकल लाइन इन द टाइम डोमेन मीन्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी। ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन जितनी भी ड्रान हुई है, ये सारी ये किस को रिप्रेजेंट करती हैं? ये इन्फिनिटी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो हमारी ये हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वाली ये छोटी छोटी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ज़ीरो को रिप्रेजेंट करती हैं। अब यहाँ पे इसने ऊपर एक पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल को शो किया हुआ है, तो इसकी जो चेंजेस हैं फ्रीक्वेंसी में आप देखें डिस्क्रीट हैं, कि इस तरीके से अलग-अलग चेंजेस हैं, ये इस तरीके से कुछ डिस्क्रीट चेंजेस हो रही हैं। जबकि नॉन पीरियोडिक सिग्नल डिजिटल सिग्नल, उसकी चेंज कुछ इस तरीके से एनालॉग सिग्नल की तरह होती है। इस वजह से हमें उसके लिए जो है इन्फिनिट वो चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए। ओके, ये भी वही बात होगी। एंड दैट्स इट। ठीक है, ये इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे।